हेलो दोस्तों, मनीष कुमार देव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी, अर्थात लोग इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे। विद्वानों की धारणा थी कि सिकंदर के आक्रमण 326 ईसा पूर्व के पूर्व भारत में कोई सभ्यता ही नहीं थी। 20वीं सदी के तृतीय दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भी एक सभ्यता थी, जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। कालांतर में सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, के एन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष, जेपी जोशी आदि विद्वानों ने उत्खनन करके महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब इसका नामकरण के बारे में जानिए। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि ये क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता नाम देना उचित मानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र जम्मू कश्मीर का मांडा पड़ता है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र महाराष्ट्र का दैमाबाद और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान का सुतकानगे डोर पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और इसका विस्तार भारत के अलावा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता का भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। वह उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 16 किलोमीटर तक फैला हुआ था। अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल ज्ञात किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया, जिसका सर्वप्रथम वर्णन उनके द्वारा 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। उसके बाद वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन कर इसके प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में ही राखालदास बनर्जी द्वारा
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। किस पद्धति के द्वारा? रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक यह अपनी परिपक्व अवस्था में थी। नवीन शोध के अनुसार यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ कि सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। पहला भूमध्यसागरीय, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, तीसरा अल्पाइन तथा चौथा मंगोलॉयड थे। सबसे ज़्यादा भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग थे। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। लगभग सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे और प्रथम भाग में शासक वर्ग निवास करता था। दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। आमतौर पर यहाँ सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। सड़कों के किनारे की नलियाँ ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी, जबकि कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। आमतौर पर प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर तथा एक स्नानाघर होता था। अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े भवन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बतलाते हैं। हड़प्पाकालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों एवं पशुदस्युओं से बचाना था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। घर के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। इसके दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4 लंबाई, 2 चौड़ाई तथा 1 मोटाई का अनुपात था। नेक्स्ट आइए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। पहला स्थल हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को क्या कहा? अर्ध औद्योगिक नगर। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने। पिगट ने क्या कहा था?
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। नेक्स्ट है, नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूरब से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा प्रदान की है। दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है। तांबे तथा टीन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति पाई गई है जो द्रवी मोम विधि से बनी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट स्थल आइए, चन्होदड़ो। चन्होदड़ो सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। चन्होदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया। चन्होदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। क्वेश्चन में पूछेगा कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली है, तो चन्होदड़ो से। चन्होदड़ो में किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। चन्होदड़ो में पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन में पूछेगा पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो चन्होदड़ो में। नेक्स्ट है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चन्होदड़ो से। नेक्स्ट स्थल लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर। लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर SR राव ने 1955 ईस्वी में की थी। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जो पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था। लोथल में नगर को दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में। राखी गढ़ी से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर जिले में। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ।
कालीबंगा की खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साज मिला है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जुते हुए खेत का साज कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट स्थल है बनावली। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 ईस्वी में आर.एस. बिष्ट ने की थी। बनावली से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है। तो मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है, तो बनावली से। बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिले हैं। नेक्स्ट स्थल है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में। धौलावीरा की खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे। नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान मिला है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकमात्र स्टेडियम यानी खेल का मैदान कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से। तो नेक्स्ट टॉपिक है सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं। तो हड़प्पा से जो जो वस्तुएं मिला है, पहला में कब्रिस्तान R37 कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से। सावधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, गेहूं व जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक एवं चक्र के साथ सीपी का पैमाना इत्यादि। ये सभी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से। ये आने वाले एग्जामों में पूछा जाता है, पूर्व भी पूछा गया है ये सभी क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, बृहद स्नानागार, मातृदेवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, राज मुद्रांक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुंभकारों के 6 भट्ठों के अवशेष तथा मिट्टी का तराजू, सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य आदि कहाँ से मिला है, ये सभी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, अलंकृत हाथी, मनके इत्यादि कहाँ से बना मिला है, चनहुदड़ो से। और कालीबंगा से देखिए क्या क्या मिला है, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मानिक एवं मिट्टी के मनके, बेलनाकार मोहरे, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ आदि। अब आइए लोथल। लोथल से बंदरगाह मिला है, धान मिला है और बाजरे का साक्ष्य मिला है। और फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मन का उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र इत्यादि। ये सभी वस्तुएं कहाँ से मिली है, लोथल से। नेक्स्ट स्थल सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थि,
एवं एक विशेष प्रकार की का कब्रगाह आदि मिला है। कहाँ से? सुरकोटदा से। बनावली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ, तांबे के बनाग्र इत्यादि कहाँ से ये सभी वस्तुएं प्राप्त हुई है? बनावली से। आइए नेक्स्ट है, ये सभी एक जगह दे दिया गया है, इसको ध्यान से देख के याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, हड़प्पा कहाँ स्थित, किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी 1926 से 27 से 1933 से 34 तक माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में। वर्तमान में कहाँ स्थित है हड़प्पा? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। मोहनजोदड़ो आइए, सिंधु नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता मोहनजोदड़ो के राखाल दास बनर्जी। ये वर्तमान में सिंध प्रांत के लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। चान्होदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और इसके उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके हैं। ये वर्तमान में सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है और घग्गर नदी के तट पर, और उत्खननकर्ता बीवी लाल एवं बीके थापर हैं और ये वर्तमान में राजस्थान के का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। नेक्स्ट है कोटदीजी सिंधु नदी के तट पर है और उत्खननकर्ता फजल अहमद खान है। वर्तमान में कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। रंगपुर भादर नदी के किनारे है और उत्खननकर्ता कौन है? SR राव हैं। ये जो है वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसके उत्खननकर्ता यज्ञदात शर्मा है। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब के रोपड़ जिला में। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता SR राव हैं और वर्तमान में लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है और इसके उत्खननकर्ता खोज यज्ञ दत्त शर्मा है और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। नेक्स्ट स्थल है सुतकांगेडोर, ये दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसके सुतकांगेडोर के खोज उत्खननकर्ता खोज ऑरेल स्टेन है। ये वर्तमान में पाकिस्तान के मकरान के में समुद्र तट के किनारे स्थित है। बनावली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? RS बिष्ट हैं और वर्तमान में बनावली हरियाणा का फतेहाबाद जिला में स्थित है। अब आइए बनावली हो गया। धौलावीरा आइए, धौलावीरा के खोज उत्खननकर्ता यानी खोज JP जोशी और RS बिष्ट ने की थी। ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। अब आइए हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी, परंतु अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बुस्ट्रोफेडन कहा गया है। सबसे ज़्यादा चित्र जू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। अब आइए सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी। मातृदेवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है। हड़प्पा वासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष
दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा मिली है। चनहुदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष मिले हैं। लिपस्टिक के साक्ष कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ों से। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। मनोरंजन के लिए क्या खेलते थे? चौपड़ और पासा खेलते थे। अंत्येष्टि में ये पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित थी, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी चलन था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम, शांति प्रिय ज़्यादा थे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। अब आइए इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, चूँकि हड़प्पावासी वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। अब आइए आर्थिक जीवन। सैंधव सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। अतः इस काल की अर्थव्यवस्था ही सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दस्ता और समृद्ध आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। सैंधव सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास, पाटन आदि थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। इस सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यूनानियों ने इसे सिडोन नाम दिया है। सिंधु सभ्यता के लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न क्या था? गेहूँ तथा जौ। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर, पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में फावड़ा तथा फाल नहीं मिला है। संभवतः ये लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। सैंधव नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी, इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे। कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ था। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सुअर व कुत्ते आदि के होने का अनुमान है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। अब आइए इनका धार्मिक जीवन। सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। सैंधव सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीज़ों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मोहरों जैसे चनहुदड़ों में पर
बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृदेवी, रुद्र देवता, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सैंधववासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता होगा। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। सैंधववासी पूर्व जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान एवं कलश समाधान। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार इहलौकिक तथा व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकला दिखाया गया है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या था, जानते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतोन्मुखी रही। अंततः द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। सिंधु सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ तथा यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। पतन से संबंधित विद्वानों के मत। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया, जबकि जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं एस.आर. राव ने बाढ़ का कारण बताया। किसका? सिंधु सभ्यता के पतन का। नेक्स्ट विद्वान ऑरेल स्टेन तथा अमलानंद घोष ने बताया कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन है। नेक्स्ट विद्वान एम.आर. साहनी ने बताया कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन है। नेक्स्ट विद्वान जॉन मार्शल ने बताया कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता थी। के.यू.आर. कैनेडी विद्वान ने बताया कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण प्राकृतिक आपदा जैसे कि मलेरिया महामारी इत्यादि थी। अब आइए सैंधव सभ्यता की देन। सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रहीं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृदेवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक के रूप में, तावीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि। सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ है। अब आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा, उस काल में भारत के कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये दोनों सत्य है। सी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं, ये गलत है। दूसरा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग देवी और देवताओं की पूजा करते थे। तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तीसरा गलत है, इसलिए केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण हुआ है? तो गाय का नहीं हुआ है, निरूपण नहीं हुआ है, तो किसका नहीं हुआ है? गाय का। बाकी हाथी, बाघ, गैंडा, ये सभी का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो आर डी बनर्जी हैं, के एन दीक्षित हैं, एम एस वत्स हैं, लेकिन बी ए स्मिथ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा में एकमात्र बंदरगाह लोथल है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वह कौन सी नदी थी? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, यानी 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। तो ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण नोट्स और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर वीडियो को देखकर अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।